अगर अब मैं कहता हूँ अब मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? हाँ, उसको सर्कल का पेरीमीटर, हाँ, उसको इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, वही उसका पेरीमीटर होगा। अब छोटी सी एक्सरसाइज है, जैसे 2.31 है, फाइंडिंग पेरीमीटर एंड लेंथ। ये तो आप लोगों को आता ही है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं और दूसरे लिंक का एक क्वेश्चन करते हैं। 2 लिंक्स है इसमें, दोनों का एक एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप खुद करना ट्राई। अब ये तो बहुत ही इजी है। कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? इन तीनों साइड्स को हम जोड़ देंगे, 36 सेंटीमीटर, 48 और 55। इनको अगर हमने जोड़ दिया, 6 और 8 14, 5 19, 4 4 8 5 13, तो 139। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। जो जो बेसिकली जो लंबाई का यूनिट है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, हम क्या मेजर कर रहे हैं, कौन सी खासियत मेजर कर रहे हैं? हम लंबाई को मेजर कर रहे हैं। ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तो पेरीमीटर का भी यूनिट जो होगा वो लंबाई का यूनिट होगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिंक दबाते हैं, नेक्स्ट लिंक देखते हैं। नेक्स्ट लिंक में क्या कह रहा है? अब आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। The perimeter of the rectangle is 40 meter. What is the length of the missing side? जो साइड नहीं दी है उसकी लंबाई क्या होगी? बताओ, जल्दी से बताओ। एक लंबाई तो दी हुई है, ये वाली लंबाई तो रेक्टेंगल की दी है, ये वाली कितनी होगी? आपको क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है। शाबाश। कौन बताएगा? लास्ट बेंच से आप लोग, जो लास्ट में बैठी है, उसने किया है क्या? हाँ बताओ, शाबाश। सेंटीमीटर दिया है, लेंथ दिया है, सिर्फ निकालना है। सुरेश सर, पीछे से किसी से पूछो, देखते हैं समझ में आ रहा है सवाल की नहीं आ रहा है। और इनको यहाँ तक पूरा लेंथ दिख ही नहीं पा रहा वहां तक। ये लेंथ नहीं दिख रहा है? हाँ, जो इसमें नंबर मेजर किया गया। थोड़ा बड़ा कर, ठहरो मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा जी। अब दिख रहा है? बताइए। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है? बोलिए। हाँ, और आपको एक साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है, आपको दूसरी साइड निकालनी है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 40 मीटर और एक लेंथ भी दी हुई है। ये वाली लेंथ पूछा है कि बताओ कितनी होगी? 60 मीटर। कितना? 60 मीटर। 7? यस सर। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि ये 13 है, इसके अपोजिट साइड भी 13 होगी। 13 और 13 26,
और बाकी कितने बचे? 40 में से जब हम 26 को घटाएंगे तो हमें मिले 14, और ये साइड एक दूसरे के बराबर है, तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मीटर मिलेगा। तो ये भी बहुत इजी है। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखें, ये जो 2.31 है, फाइंडिंग पेरीमीटर एंड लेंथ, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जैसे हमने देखी थी, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको शब्दों में या वाक्यों में समझाया गया है। जैसे कैसे, अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जैसे ही है, ये तो वही बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हेलो, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? अभी आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? अब ये एक किसी का नाम है, लुलू हैज एग्जैक्टली एनफ फेंसिंग टू गो अराउंड हर रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, उसका रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे ये पहला सेंटेंस है, तो इसको समझना है आप लोगों को कि आपके पास क्या जानकारी दी हुई है। देखो, जो भी ऐसी क्या, वैसे भी जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, मेरा सुझाव ये है कि आपको उनको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हो गया गिवन, गिवन मतलब जो जानकारी आपको दी गई है, और दूसरा है कि आपको क्या मालूम करना है। तो ये अपने रफ साइड में ये जो भी लिखा गया है क्वेश्चन में, उसको मैथ की भाषा में यहाँ लिखना चाहिए। तो जो भी आपको गिवन है, गिवन मतलब जो जानकारी दी है, वो आप यहाँ पे लिखो, छोटी सी मैथ की भाषा में, अंग्रेजी या हिंदी में नहीं लिखना है, मैथ की भाषा में। और फिर क्या मालूम करना है वो यहाँ पे लिखो। फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको हमें यूज करना है, उसको इस्तेमाल करना है, ये पता करने के लिए। तो ये एक तरीका है जो मैं आमतौर पे सभी स्टूडेंट्स को सुझाव देता हूं कि आप रफ कॉपी में 2 हिस्सों में अपने क्वेश्चन को बांटो। और सेंटेंस को पढ़ा, एज एग्जैक्टली एनफ फेंसिंग टू गो अराउंड रेक्टेंगुलर। तो दी गई इंफॉर्मेशन में लिखा है कि हमारे पास रेक्टेंगल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, शी हैज 40 मीटर्स ऑफ फेंसिंग। इसका क्या मीनिंग हुआ, कोई समझाएगा? शाबाश। अंग्रेजी का वाक्य है, छोटा सा सेंटेंस है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। शी हैज 40 मीटर्स ऑफ फेंसिंग। क्या समझ में आया? सर फेंसिंग मतलब क्या है? फेंसिंग, फेंस क्या होता है? फेंस तो मालूम है ना, जब जैसे मान लो एक खेत है और उसमें अगर हमने फेंस लगाना है, फेंस मतलब एक जो तार होती है, तारबंदी जब करते हैं, अगर हम खेत के चारों ओर करेंगे, तार लगाएंगे, तो उस तार को हम बोलते हैं फेंस। FENCE लिखो कॉपी में। फेंस होता है तार, जब हम किसी के इर्द गिर्द तार बांधते हैं उसको हम फेंस बोलते हैं। जरूरी नहीं है तार, अगर हम गार्डन को, मान लो हमारे पास ये बगीचा है और इस बगीचे में मैं लकड़ का ऐसे फेंस लगाऊं, लकड़ का भी फेंस लगा सकता हूं। फेंस मतलब जो किसी को अंदर ना आने दे। तो अब हमारे पास क्या, ये जो भी सवाल है इसको 2 हिस्सों में जल्दी से मैं बांट दूंगा, एक गिवन और एक क्या फाइंड करना है। एक तो मेरे पास दी गई जानकारी है, रेक्टेंगल है, तो ये भी जानकारी है, इसको मैं जल्दी से यहाँ छोटे शब्दों, छोटा सा लिखूंगा जो कि मुझे याद रहे। दूसरा है कि शी हैज 40 मीटर्स ऑफ फेंसिंग।
उसका गार्डन है, उसका एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसके पास फेंसिंग है। फेंसिंग कितनी है? 40 मीटर। तो उसका क्या मतलब हुआ? ये 40 मीटर क्या चीज है? तार। हाँ, लेकिन ये मैथ में, और हमें क्या फाइंड करना है? द गार्डन इज 8 मीटर वाइड। वाइड होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो 8 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन? तो हमें लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ हमें लेंथ जो है वो मालूम करना है। अब देखो यहाँ पे एक और इन्फो, अब मैंने क्या क्या गिवन, गिवन मतलब जो मेरे को जानकारी दी गई है। एक तो जानकारी है कि वो रेक्टेंगल है और उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। छोटी भाषा में लिखा, मैथ की भाषा में, जैसे W इज इक्वल टू 8 मीटर, बस इतना ही लिखना है। और क्या जानकारी दी गई है जो मैंने नहीं लिखी है? शाबाश, कौन बताएगा? हाँ, 40 मीटर जो फेंसिंग है ये भी मैं लिखूंगा। तो 40 मीटर फेंसिंग क्या चीज है? परिमाप। परिमाप। हाँ, यानी कि पेरीमीटर जो 40 मीटर है, क्योंकि 40 मीटर तो हम उसके चारों ओर लगा रहे हैं, और उसकी लंबाई जो टोटल लंबाई है वो 40 मीटर है। इसका मतलब है मेरे पास क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया है 40 मीटर। तो मेरे को लंबाई मालूम करनी है, कितनी होगी लंबाई? 12। हाँ, तो चौड़ाई का पहले हम चौड़ाई को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये यहाँ 8 मीटर है और 8 मीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो 16 मीटर हो गया। और हमारे को पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ 40 दिया हुआ है, 40 में से 16 घटाएंगे तो 24 हो गया। 24 को 2 हिस्सों में, क्योंकि लंबाई इधर भी है इधर भी है, और वो आपस में बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि वो रेक्टेंगल है। तो 24/2 हमारे को 12 मिलेगा। तो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम होंगे, ये आपको तो आते हैं। इसको भी आगे चलते हैं। तो ये तो 2.32 है, पेरीमीटर वर्ड प्रॉब्लम। ये भी आप करके अपने घर में या लाइब्रेरी में या बाद में इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हो गया एरिया। एरिया क्या होता है? जो उसका सरफेस है, सरफेस कवर्ड। अगर हम दो चीजें लिखें, जैसे हम लिखें कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। यानी उसका मतलब क्या होता है? जो उसके चारों ओर की लंबाई। हाँ, वेरी गुड। सो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो उसकी बाहर बाहर। और एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। कितना जगह घेरा है। कि उसका, हाँ वेरी गुड, जितना उसका बीच का जो सरफेस कवर्ड, तो हम लिख सकते हैं सरफेस कवर्ड। यानी कि अगर मैं कोई भी शेप बनाऊं, जैसी मर्जी शेप हो, ऐसे ही दे। देखो मैंने इसको जानबूझ के गलत टेढ़ा मेढ़ा शक्ल बनाया, तो इसका एरिया क्या होगा? सर नहीं दिख रहा। सॉरी, हाँ आप लोग पहले ही बोल देते। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। और एरिया क्या होता है? सरफेस कवर्ड। ये लिख सकते हो आप, छोटा छोटा लिखा है इंग्लिश में। तो ये जो मैंने एक शक्ल बनाई है, इसका अगर मुझे दिखाना होगा कि सरफेस कवर्ड, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो इसके अंदर का सरफेस है, इसको मैं रंग से भर दूंगा। मान लो नीले रंग से भरता हूं, तो ये इसका एरिया होगा, इसके अंदर का।
और जो बाहर बाहर की जो ये काली लकीर है ये इसका पेरीमीटर हो, ये तो आपको मालूम है। अब हमें एरिया, अब इस एरिया के ये छोटे छोटे से हम ये खुद आप देख लेना, क्योंकि आप लोगों को तो आता है ये, हम आगे आगे ये करना चाहते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका एरिया ऑफ शेप्स का देखें कुछ, एरिया ऑफ कंपोजिट शेप, ये वाला एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, जो एरिया है 2.4 इसका मैंने नंबर लिखा हुआ है, इससे कोई नंबर से मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा एक एक करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला है फाइंडिंग एरिया, फिर फाइंडिंग एरिया 2, एरिया वर्ड प्रॉब्लम और एरिया ऑफ शेप्स। अलग अलग शेप्स का एरिया कैसे मालूम हो, तो ये हाँ ये खुद कर लोगे ना ये। हाँ सुरेश सर, सर कहाँ है? जी सर। हाँ, ये एरिया और पेरीमीटर तो इनको आता है, क्योंकि हम थोड़ा आगे तेजी से चलें, तो ये आप इनको प्रैक्टिस करवा देना अगर कोई करना चाहे। ओके सर। अब जैसे एरिया ऑफ शेप्स है, यानी कि इसमें अलग अलग शेप हो सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे ये एक शेप है, अब इसमें ऊपर क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ कंपोजिट शेप्स। कंपोजिट मतलब जो आपस में जोड़ दी गई है। अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें कोई दो शक्लें आपस में जोड़ दी गई हैं। अब इसमें क्या क्या शक्ल जोड़ी गई है, और लास्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ दिस शेप, हमें एरिया ढूंढना है, इसका फाइंड करना है एरिया। और ये कह रहा है देयर इज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इन द फॉलोइंग शेप। पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। पैरेलल मालूम है ना, जो आपस में मिलती नहीं है। अब इनका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? अब इस शेप को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कि अगर मैं, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया, और ये आपके पास एक क्या बन गया, एक क्या कहते हैं इसको, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो पहले ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करो आप, फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, और उनको आपस में जोड़ दो। कर सकते हो? इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का क्या एरिया होगा, वो कौन बताएगा? ये जो त्रिभुज है, इसका कितना एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना होगा बताओ? शाबाश, कौन बताएगा? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? जो सेकेंड रो में है वो बताए, अलमीरा के पीछे जो बैठी है,
बताओ बेटे, शाबाश शाबाश। क्या होगा इस त्रिभुज का एरिया, कितना होगा क्षेत्रफल? बोलो बोलो, आगे आ जाओ। त्रिभुज का कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आगे आ जाओ बेटे, आगे आओ। हाँ, क्या है? नहीं पता। त्रिभुज का एरिया नहीं मालूम है? अभी तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का होता है बेस, बेस होता है, बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी साइड को हम बेस मान सकते हैं। बेस मतलब जहां पे त्रिभुज टिका हुआ है। तो बेस को अगर उसकी हाइट से गुना करें और बाद में 2 से डिवाइड करें तो हमें क्षेत्रफल मिलता है त्रिभुज का। तो अब इस त्रिभुज में बताओ, अब कैसे निकालोगे इसका? तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर जैसे ये एक्सरसाइज किया आपने, मान लो, और आपको समझो आपको नहीं आता है, आपने यहाँ पे लिखना है एरिया। अगर ये नहीं आता है तो आप इसको यहाँ पे इस बटन को दबा सकते हो, स्किप मतलब कि आगे चलो, और ये आपको समझा भी देगा। शो सॉल्यूशन एंड मूव। अब ये देखो, यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स दिखा रहा है। ये आपके पास शेप था, तो पहला स्टेप, 5 स्टेप है। पहला स्टेप बताया कि इस जो भी हमारे पास ये शेप था उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब उसको बांट सकते हैं। अब चलो, ये कह रहा है कि लेट अस स्प्लिट इनटू टू ट्रायंगल्स। अब देखो, इसको 2 ट्रायंगल में हमने, हमारे पास शेप कौन सी थी? शेप ये बाहर बाहर वाली थी, ये वाली शेप थी। यस ये लाइन नहीं थी, यस। ये बाहर वाली थी। लेकिन इसने क्या किया कि इसने यहां से 2 ट्रायंगल बना दिया। एक ये पिंक कलर का ट्रायंगल और एक ये ग्रीन कलर का। और इस कह रहा है वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। तो अगर हम ये वाले त्रिभुज का एरिया ढूंढ लें और इस त्रिभुज का भी एरिया ढूंढ लें तो हमारे को ये कौन सा मिलेगा? ये पूरा मिलेगा। अब मेरे को बताओ, पिंक कलर का कितना क्षेत्रफल होगा? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब इसका बेस कितना है? बेस, अब ये ट्रायंगल का अगर हम ये बेस मान लें तो हमने क्या सीखा कि बेस के जो सामने कॉर्नर है वहां से 90 डिग्री पे हमें हाइट मिलती है, तो हाइट 2 होगी। तो अगर बेस 10 है, हाइट 2 है बटा 2, तो 2 और 2 कट गए, तो 10 स्क्वायर यूनिट तो इसका एरिया मिल गया। इसी तरीके से हम इस वाले का भी एरिया ढूंढेंगे। इसका एरिया कितना है? अब इसमें इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है? इस ट्रायंगल का बेस आप ये मान लो, तो इसका हाइट क्या होगा? इसके जो अपोजिट साइड, अपोजिट कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर तो ये वाला है, यहां से आपको 90 डिग्री पे बेस पे डालना है। वो तो यही आ गया।
यानी कि इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो ये है 2, हाइट जो है वो ये है 2, और बटा 2, और 2 कट गया, तो इसका ट्रायंगल का बेस 2 मिल गया, और इस वाले का हमने 10 निकाला था। तो ये वाले ब्लू वाले का 2 मिला, और जो ट्रायंगल हमारे पास राइट में था ये वाला, उसका कितना था? 10। तो टोटल एरिया कितना हो गया? हाँ, तो इस तरीके से आपने जो भी शेप दी हुई है, जैसे ही हमारे को कौन सी शेप दी थी? हमने इसका क्या किया? हमने इसको, इस शेप को ऐसे लाइन, ये जैसे अगर ये ए बी सी डी, इसके 4 साइड हैं, 4 साइड फिगर को क्या कहते हैं? हिंदी में मालूम नहीं, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड होती हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ए बी सी डी, इसको हमने दो ट्रायंगल्स में बांट दिया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, और दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, उनको आपस में जोड़ दो। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बैठ जाओ, शाबाश। तो ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ शेप्स 2.44। तो ये सारी आप सभी कर लेना, ये सारी एरिया के नीचे है। इसलिए अगर मैंने एरिया का नंबर गूगल क्लासरूम में 2.4 लिखा है, तो एरिया के जो एक्सरसाइजेज हैं 2.41, 42, 43, 44, तो ये आप सभी कर सकते हो आराम से बैठ के। और अगर कहीं समझ नहीं आए तो वो पूछना चाहिए, आप कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में लिखो कि मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? हाँ सुरेश सर। हाँ सुरेश। हाँ सर। ये एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये काफी ये छोटी क्लास की एक्सरसाइजेस हैं, मैं चाहता हूं कि ये एक बारी अगर आप इनको करा सकते हैं वहां पे, तो इनको थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। 2.41। ये सारे 2.41 तो पहले यहाँ से शुरू कर लेना, ये हो जाए। अब देखो 2.41 को जब आप क्लिक करोगे, इसके अंदर ये 2 लिंक्स हैं, एक लिंक ये है, एक ये है। ठीक है? अगर ये आपको लगता है ये तो बिल्कुल ही आसान है, तो 2.41 के बाद आप 2.42 कर लेना, ठीक। फिर 2.43। और अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स इनको समझ नहीं आती है, ये इंग्लिश के अंग्रेजी 2.44 जो अभी हमने देखा एरिया ऑफ शेप्स, इसमें अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। जैसे अभी जो ये किया था हमने, ठीक है सर, हो जाएगा ये। जैसे देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। अब इसमें अब ये ऐसी दिखाई है, थोड़ा छोटा करता हूं वरना ये अब ये वाली शेप दी हुई है, तो इसको क्या करोगे? इसको आप यहां से, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है। देयर इज पेयर ऑफ पैरेलल साइड इन द फॉलोइंग। तो ये पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इस लाइन को अगर आप इसके साथ जोड़ दें, तो ये तो स्क्वायर मिल गया आपको।
स्क्वायर का मतलब है अगर ये 4 है तो ये वाली साइड भी 4 होगी, और टोटल ये 6 दी हुई है, तो इसका मतलब है जो बाकी का बच गया वो 2 है। तो अब आपने क्या किया, आपने एक स्क्वायर बना दिया और एक ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल का बेस आपको पता चल गया 2 है। अगर इस वाली साइड को, ए बी को अगर हम बेस माने, तो इसकी हाइट कितनी होगी? तो ये इसकी हाइट होगी, और ये क्या है? ये एडी कितनी है? जब ये स्क्वायर बना दिया तो ये चारों साइड 4 4 हो गई, तो एडी आपकी 4 हो गई। तो आपको इसका, इस त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा और इस स्क्वायर का भी एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को जोड़ के आपको ये टोटल एरिया मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये खुद थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उससे क्या है कि आप खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ हल ढूंढना आसान, याद नहीं रखना है इसको कोशिश करना है। और कैसे कोशिश करना है? मेरा सुझाव ये है कि आप इसको 2 हिस्सों में बांटो। गिवन क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या फाइंड करनी है। जब ये ऐसे दिखाते हैं ना, ये इसका मतलब है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो आप अपनी जगह सोच सकते हो कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये चारों 90 90 हो गया, तो ये एक स्क्वायर मिल गया, और स्क्वायर मिला तो इसकी चारों साइड 4 4 है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है, और वो सोचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये खुद सोचने से जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं हल करके दे दूं और आप कॉपी में उसको नोट कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद दिमाग लगाना है। भले ही वो कहीं पे अटक जाओगे, कहीं समझ नहीं आएगा, कोशिश करो अपने फ्रेंड से हेल्प लेने की, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा बहुत सर से पूछ लिया, लेकिन अपना ब्रेन को एक्सरसाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी एक्सरसाइजेस में खुद दिमाग लगाना है। जहां पे आप हंस रहे हो, जहां पे आगे समझ नहीं आ रहा है, वहां हेल्प लो। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू गूगल क्लासरूम। और एरिया में ये याद रखना, हाँ मैं दिखाऊं फिर से इधर थोड़ा जो हमने लास्ट टाइम मैंने देखा था, एक छोटी सी गलती हो गई थी कि जब हम एरिया निकालते हैं, अगर मैं कहता हूं ये 8 मीटर है और ये भी 8 मीटर है, तो इस स्क्वायर का कितना एरिया होगा? 64 क्या? हाँ? मीटर, स्क्वायर मीटर। अब मैं कहता हूं इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो। करके बताओ, शाबाश। हमने कन्वर्टिंग यूनिट्स पढ़ा था, उसको भूलना नहीं है, यूनिट को बदलना। ये क्षेत्रफल जो है 64 स्क्वायर मीटर है, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में मुझे आंसर चाहिए। शाबाश। अपनी अपनी कॉपी में करो, दूसरे का नहीं देखना है। 64 स्क्वायर मीटर को
सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। 6,40,000। हाँ, कितना आया? हाँ बताओ। सर बताइए तो 6,40,000। कितना? 6,40,000 सेंटीमीटर। 6,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, क्योंकि 64 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या होता है? मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर? मीटर बड़ा है, तो बड़े से छोटे में करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इनका आपस में रिश्ता है 100 का। तो इसको हटाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको हटाने से मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में बदल गया, ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। तो 64 और 4 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये याद रखना है। अब आज मैं, अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ, आज हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। 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 और इसमें हम देखते हैं डायमेंशंस। मालूम है क्या होता है डायमेंशंस? आयाम। आयाम कहते हैं ना उसको हिंदी में। आयतन नहीं, आयतन तो वॉल्यूम हो गया। डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब जैसे हम कहते हैं ये पिक्चर 2D है या ये पिक्चर 3D है। डायमेंशन को कहते हैं आयाम। हिंदी में शायद आयाम ही कहते हैं। अभी देखो, ये इसका ये इससे एकदम क्लियर होएगा। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ 2.50। अब ये ध्यान से देखना, ये एक पिक्चर है। ये इसमें कई सारे स्क्वायर हैं। ये स्क्वायर नंबर 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर्स हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर है, अगर मैं कहता हूं इसका एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और मैं कहता हूं इन सभी स्क्वायर का 10-10 मीटर है, यानी कि इसका 10 मीटर है, इसका भी 10 मीटर है, इसका भी 10
मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल एरिया कितना होगा? 60। हाँ, अगर हमने इसको नापना है तो इसमें कैसे नापेंगे इसको? जैसे इस मान लो ग्रीन स्क्वायर को नापते हैं तो हम कैसे नापते हैं? इसकी एक चीज तो इसकी एक लंबाई है और एक चीज इसकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ को या विड्थ को। तो ये दो चीजें हैं, ये दो आयाम है, यानी कि 2 डायमेंशंस है, 2 डायमेंशंस। लिखो कॉपी में 2 डायमेंशंस, या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो 2D। जो ये शेप है, ये पूरी की पूरी शेप जो है ये 2D है। 2D क्यों है? आप कहीं भी आप अगर नापना चाहोगे, यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई को या चौड़ाई को, यानी कि इसकी दोनों आयाम लंबाई के हैं। एक लंबाई ऐसे नापोगे और एक लंबाई ऐसे नापोगे। कोई सा भी स्क्वायर है, मान लो ये पर्पल स्क्वायर है, इसको कैसे नापेंगे? एक इसका ये लंबाई है और एक लंबाई ये है। तो दोनों लंबाई को जब हम आपस में गुना करेंगे हमको मीटर स्क्वायर मिलेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा या मिलीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब इसको ध्यान से देखना क्या होता है। अब मैं इसको ध्यान से देखना इसी फिगर को। अब इसके अंदर 3 डायमेंशंस आ गई। यस। एक इसकी लंबाई, ऊंचाई, एक इसकी चौड़ाई और एक इसकी ऊंचाई। उसको हम क्या कहते हैं मैथ में? 3 एक्सिस हो गए, 3 एक्सिस। अगर एक डायरेक्शन में हम x माने, लंबाई x मान ले, चौड़ाई y मान ले, तो हाइट जो है, ऊंचाई, हाइट, वो हमारी z है। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये अगर मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। लिखो कॉपी में एक्सिस। मुझे मालूम नहीं एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये तीनों, अब इस ये जो फिगर बन गया, ये जो शक्ल बन गई, ये शक्ल 3D है। जैसे हम कहते हैं 3D मूवी भी आती है आजकल, पिक्चर आती है ना 3D। तो इसमें 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस, 3 आयाम। अब देखो, इसको अगर मैं फ्लैट कर दूं, अगर मैं इसको खोल दूं, अब इसकी हाइट जो है, वो जो z एक्सिस पे हाइट है, ये वाली जो इसकी हाइट थी, वो हाइट 0 हो गई। तो इसके कितने डायमेंशंस बन गए? 2 डायमेंशंस बन गए, एक लेंथ और एक चौड़ाई। यानी कि वॉल्यूम और एरिया में यही फर्क है। वॉल्यूम जो एरिया है वो 2 डायमेंशंस है। जो वॉल्यूम है, आयतन, उसके अंदर 3 डायमेंशंस है। और जो केवल लंबाई है उसमें 1 डायमेंशन है। जैसे अगर मैं एक लकीर ड्रॉ करूं यहां से यहां तक, इसमें ओनली 1 डायमेंशन, 1D। सो एक लाइन जो है, लाइन दैट इज 1D। माई स्क्वायर is 2D
and my cube is 3D. तो इस पिक्चर से, और ये पिक्चर, ये मैंने जानबूझ के आपको यहाँ दिखाया कि ये जब मैं ऐसे बंद करता हूँ, इसे एकदम साफ हो जाता है कि ये इसके अंदर जो कुछ जगह इसने अंदर घेर ली। ये तो सिर्फ इसको हम कहेंगे सरफेस एरिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो इसके ऊपर जो एरिया है वो इसके सरफेस पे है, सरफेस एरिया। और जब ये बंद हो जाता है तो इसके अंदर जो जगह है, अंदर, उसको हम बोलते हैं स्पेस। जो इसके अंदर जगह है उसी को हम वॉल्यूम भी कहते हैं, और उसी को एक और अंग्रेजी का शब्द है कैपेसिटी। लिखो ये भी, कैपेसिटी, या कैपेसिटी अंग्रेजी में खूब कई बारी पढ़ोगे इस शब्द को, कैपेसिटी। कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितना, उसका आयतन क्या है। सो वॉल्यूम के अंदर तीन हमें मिलेंगे यूनिट्स। अगर मेरा इसका लंबाई 1 मीटर 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और हाइट 10 मीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा? इसका आयतन कितना होगा? 1000। हाँ, 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर। तो बिना यूनिट के कभी आंसर नहीं देना। अगर आप बोलोगे 1000 तो वो आंसर इनकम्प्लीट है, वो गलत है। मुझे यूनिट के साथ आंसर चाहिए। 1000 हाँ, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो 1000 हो गया। मीटर को मीटर से 3 बारी मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ये होता 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना बनता? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इस सेंटीमीटर क्यूब को हम ऐसे भी लिखते हैं, सीसी। लिखो कॉपी में, ये बहुत बारी आप पढ़ोगे। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी। जैसे आपने कई बारी देखा होगा, कोई बोलता है ये गाड़ी 800 सीसी की है। इसका जो इंजन है, मारुति का, छोटी मारुति कार जो है वो 800 सीसी की है। हम बोलते हैं 800 सीसी। यहाँ सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। जो उसके इंजन है उसके अंदर इतना वॉल्यूम है। और एक और चीज याद रखना, 1000 सीसी यानी कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर। ये भी याद रखना है। 1000 सीसी को ही 1 लीटर भी कहते हैं। ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, ये भी वॉल्यूम का यूनिट है। दोनों यूनिट वॉल्यूम के होने चाहिए। तो ये याद रखना 1000, क्योंकि ये बहुत आमतौर पे इस्तेमाल होता है कि जब हम 1000 सीसी कहते हैं, 1000 सीसी का मतलब 1 लीटर। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास एक जार है जिसका वॉल्यूम 1000 सीसी है या सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके अंदर मैं अगर पानी डालूं, या पानी छोड़ो दूध डालूं,
और ये पूरा दूध बढ़ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इस दूध का वॉल्यूम 1 लीटर है या 1000 सीसी है। तो अब हम वापस गूगल क्लासरूम में जाते हैं। तो ये जो 2.5 है, ये पहला वाला है, 50 है, कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस। इसमें यही है जो अभी हमने किया। आप इसको अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, आप घर में ट्राई करना। इसको क्लिक करना तो ये ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुलेगा। और आपको अब मोबाइल पे भी अपने फ्रेंड को दिखा सकते हो, देखो ये क्या हो गया। इसको ऐसे 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 घुमाओगे, ये जो बिंदु है ना, ये वाला, इस बिंदु को, अच्छा इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अब यहाँ लिखा है व्यू 3D, तो इसको ऐसे बंद करना। फिर इसका अलग अलग पैटर्न भी हो सकता है। जैसे पैटर्न देखो, अगर ये मान लो ऐसे है, अभी भी ये पैटर्न बदल गया, लेकिन शेप कौन सी है, 2D। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो अब 3D हो गया। अब देखो इसका फिर से मैं, अब इसका ये यहाँ पे क्या लिखा है, पैटर्न। इसकी आप शक्ल भी बदल सकते हो, तो एक प्रकार से गेम भी बन जाएगी। अब मैं देखो इसका, अब ये ऐसा पैटर्न बनाते हैं। अब इसको बंद करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। ये 3D शेप हो गया, ये 2D हो गया, ये 3D हो गया, ये 2D हो गया। तो आप लोग खुद अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जो ये वाला है 2.50, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो मैं आपको एक और साइट दिखाऊंगा। साइट को देखो, यहाँ क्या लिखा है, जियोजेब्रा। इसमें बहुत मटेरियल मिलेगा। जियो मतलब ज्योमेट्री, जेब्रा मींस एक किस्म से एलजेब्रा। तो ज्योमेट्री और एलजेब्रा की काफी सारी गेम्स इस साइट पे मिलेगी, geojebra.org। अगर आप गूगल पे लिखोगे तो आपको बहुत सारी गेम्स मिलेंगी। तो वहां ही से अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए यहाँ इकट्ठे कर रहा हूँ कि आप लोगों को और समझ में आए। ठीक है। तो और इसी तरीके से 2.51 वॉल्यूम प्रिज्म और सिलेंडर। तो ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। जैसे अब इसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है, इस क्यूब इस ये वाले क्यूब को ही हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो साइड है और इसका जो बेस है, इसका बेस कौन सा है, ये वाला नीचे वाला, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की शेप में, और इसका हाइट भी है। तो ये कौन सी शेप है, 3D। और हमें इसका आयतन मालूम करना है, कितना होगा आयतन, तो बहुत इजी है। 90 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 90 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे 90, और यूनिट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसने, तो आपको फिर चेक करना है। कह रहा है वेरी गुड। फिर इसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस होंगे, तो ये वाला आप ट्राई करना। इसमें 4 लिंक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। फिर हम इसमें देखो एक यूनिट टेस्ट भी है, तो बाद में हम एक टेस्ट भी, एक क्विज भी है। तो क्लास में बैठ के आप लोग क्विज भी कर सकते हो।
देखें जरा एक क्विज देखें, एक क्विज का एक क्वेश्चन देखें। 11:30 बजने वाले हैं अब तो। अभी देखो ये क्विज में आपके पास लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन है और 5 से 10 मिनट के बीच में हल करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेट्स गो, यानी कि चलो चालू करें। फिर यहाँ क्लिक करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है, सिलेंडर का आयतन लिखो अगर नहीं मालूम है। सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर आप ध्यान से सोचो, जैसे हमने जब क्यूब किया था, देखो अगर मैं क्यूब बनाता हूं तो क्यूब में हमने क्या किया, जो हमारे पास नीचे 2 डायमेंशन का ये शेप है, इसका बेस, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया क्या होगा? इसकी लंबाई गुना इसकी चौड़ाई। तो मैं लंबाई गुना चौड़ाई करूं, यानी कि ये जो नीचे वाला इसका जो ये सरफेस है नीचे वाली, इसका मैंने एरिया निकाला। फिर इसी एरिया को मैं ऊपर बढ़ते गया, यानी कि इसके ऊपर अगर एक और लेयर रख दूं, फिर एक और लेयर रख दूं, लेयर मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में? परत। एक और परत जोड़ दूं, फिर ऐसे ही परत जोड़ते जाऊं, ये ऊपर तक बढ़ जाएगा। यानी कि कितनी बारी मैंने परत जोड़ी, जितनी इसकी ऊंचाई है, हाइट, तो इसीलिए मैं इसको हाइट से भी गुना करता हूं, तो मेरे को एरिया के बदले वॉल्यूम मिलता है। इसी तरह सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखो, सिलेंडर में नीचे एक सर्कल है। तो अगर पहले मैं इस सर्कल का एरिया निकालूं, एरिया, और फिर मैं इसके ऊपर एक एक परत ऐसे डालते जाऊं, कितनी बारी डालूंगा? जो इतनी इसकी हाइट होगी। यानी कि जो ये नीचे सर्कल का एरिया है, उसको इसकी हाइट से अगर मैं गुना करूं तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एरिया का, ये सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का आयतन किसको याद है? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। और पाई का क्या वैल्यू होता है? हाँ, 22/7 भी होता है, या दशमलव में लिखें तो 3.1। हाँ, और आर आपको दिया हुआ है, ये सेंटर है, सेंटर से इसकी बाउंड्री तक 4 दिया हुआ है, 4 यूनिट, कुछ भी यूनिट मान लिया इन्होंने, ठीक है, सेंटीमीटर को हो या मीटर को, 4 है, 4 है। अब मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? पहले इसका एरिया निकालो। तो एरिया ऊपर इसने हिंट दिया हुआ है, इसने क्या लिखा है? थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसने क्या लिखा है? कह रहा है अपना जो आंसर है, या तो वो पाई के रूप में लिखो, या पाई को 3.14 मान लो। तो अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? एरिया पहले इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यानी कि इसका एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया हो गया 16 पाई। और उसको मैं इस हाइट से, हाइट मेरी 10 है, इससे अगर गुना कर दूं तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 16 इंटू 10 160 पाई। तो क्योंकि मेरे को सवाल में लिखा है, ऊपर लिखा है
कि या तो पाई के आंसर पाई में के रूप में लिखो या पाई को 3.14, या तो 160 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, या आंसर 160 पाई भी लिखोगे वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 160, फिर यहाँ देखता हूँ पाई का शक्ल मेरे को मिल रहा है क्या कहीं, यहाँ पे दिख रहा है, या आपको आपके मोबाइल पे भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्लिक करना और ये पाई को सिलेक्ट करना। तो मैंने जो आंसर लिखा वो 160 पाई लिखा। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ अपना आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म? ये तो बहुत आसान है। सो इसी तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। आज हमने कहां तक किया? 2.51 तक। तो यहां तक आप खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी 2.6 होगी, जो आपकी 9th 10th या बड़ी क्लास में ये चीजें पढ़ानी है। तो ये तो उसका सारा बुनियादी था कि आपको अगर बुनियादी क्लियर हो तो आगे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज 2.51 तक है। आप जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना फायदा है। मैंने तो आप लोगों को अलग अलग करके दे दिया, 2.42, 43, 44, 50, 51। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो खूब, जब भी टाइम मिले आपको। ठीक है? यस ठीक है सुरेश सर? यस है सर वहाँ? हाँ सर ठीक है, मैं करवाता हूँ इन लोगों को जो है। क्योंकि जब इनका एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो 9th 10th में पढ़ते हैं वो आराम से कर सकते हैं। चलो फिर ये इसकी प्रैक्टिस करना है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। साइंड हो गया है ना सर? हाँ